मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस चैप्टर के पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार लेखिका और उनके साथियों ने आगे की चढ़ाई शुरू की थी। साथ ही इनके जो नेता थे कर्नल खुल्लर, वो काफ़ी खुश थे कि उस अभियान दल में जो 2 महिलाएं थीं वो हिम्मत को धारण करते हुए अपनी चढ़ाई को कंप्लीट कर रही थीं। फिर जब वो अपनी चढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर रही थी तो उनकी हौसला अफजाई के लिए तेंजिंग नाम के एक व्यक्ति आए थे, जिन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से बातचीत करी, उनका परिचय दिया और लेखिका को देखते ही उन्होंने क्या कह दिया था कि बोले मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम अपने पहले ही प्रयास में क्या हो जाओगी, पहले ही प्रयास में शिखर पर पहुंच जाओगी। उसके बाद वो लोग अपनी चढ़ाई को आगे कंटिन्यू करते गए। तो जब वो कैंप 3 में थे तो उनके साथ एक दुर्घटना घटित हुई, जहाँ पर एक बड़ी सी बर्फ़ की चट्टान उनके कैंप के ऊपर गिर गई थी, जिसमें उनके कई साथी घायल हो गए थे। लेकिन सभी इस बात के थैंकफुल थे कि किसी को भी गहरी चोट नहीं लगी थी और किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। जो लोब्सांग थे उन्होंने ज़बरदस्त साहस दिखाते हुए अपने सभी साथियों को बचाया, लेखिका को भी बचाया। उसके बाद कंटिन्यू वो आगे बढ़ते गए और जब उनसे पूछा गया कि क्या अभी भी अपने चढ़ाई को आगे कंटिन्यू करना चाहती हैं, तो लेखिका ने उस बात के लिए हाँ कर दी। तो लेखिका जब साउथ कोल कैंप पहुंची तो वहां उन्होंने अपने आगे की महत्वपूर्ण चढ़ाई के लिए कुछ ज़रूरी सामान उनके साथ रख लिए। लेकिन उनके जो कुछ साथी थे की, जय और मीनू, वो अभी भी उन लोगों से बहुत पीछे थे, क्योंकि वो लोग बहुत सामान लेके आ रहे थे, प्लस उनके पास बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के वो चढ़ाई को कंप्लीट कर रहे थे। तो लेखिका अपने साथियों की मदद करने के लिए वापस नीचे गई, जिसको देखकर की क्या रह गया, हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि लेखिका इतनी चढ़ाई कंप्लीट करने के बाद पुनः उसकी सहायता के लिए कहाँ आएगी, नीचे आएगी। लेकिन लेखिका ने क्या कहा, बोले इस अभियान दल में हम सभी एक दूसरे के साथी हैं और बोले कि अगर मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हूँ तो मुझे अपने साथियों की मदद अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद वो लोग साउथ कोल कैंप पहुंच गए थे, जहां पर अगले दिन लेखिका सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी। उसने अपने लिए चाय वगैरह बनाई, नाश्ता वगैरह हल्का फुल्का किया और जब वो कैंप से बाहर निकली तो उन्होंने क्या देखा कि वहाँ पर उनके साथी थे वो अंगदोरजी खड़े थे और वहाँ उनके आसपास कोई नहीं था। तो चलिए बच्चों, अब हम उनकी आगे की यात्रा के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। अंगदोरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसीलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहते थे। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। कि अंगदोरजी ने क्या डिसाइड किया था कि वो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर की सहायता से क्या होंगे, ऊपर चढ़ेंगे। कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि एवरेस्ट पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं है और पर्वतों पर हम जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती जाती है, कम होती जाती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत आती है, जल्दी थकान आने लग जाती है और इंसान की चढ़ाई क्या हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। यह विचार जब अंगदोरजी के दिमाग में आया तो एक बार तो उनकी भी हिम्मत थोड़ी सी घबराई, लेकिन और दूसरी बात वहाँ पर जाना और वहाँ पर रुकना बहुत मुश्किल काम था। इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अपनी चढ़ाई को जल्दी स्टार्ट करें और वापस उसी दिन क्या हो जाएं, नीचे आ जाएं, या फिर अपनी इस सोच को वो क्या कर दें, छोड़ दें। जमे हुए बर्फ़ की सीधी व ढलाई चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादर बिछी हो। हमें बर्फ़ काटने के लिए पहाड़ का इस्तेमाल करना पड़ा और मुझ में इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा कि उस जमे हुए बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांत काट सकें। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर दम अच्छी तरह से सोच समझकर कदम उठाया। तो बोले कि अंगदोरजी ने जब चढ़ाई स्टार्ट करी तो उन्होंने लेखिका से भी पूछा कि बोले क्या वो अपनी चढ़ाई उनके साथ शुरू करना चाहते हैं। तो बोले कि एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना, ये क्या था, बहुत बड़ा कठिन कार्य था और इसमें बहुत ज़्यादा क्या लगने वाली थी, मेहनत लगने वाली थी। और बोले यदि अंगदोरजी थक गए तो बोले कि उनकी वापस लौट कर आने का भी क्या था, बहुत बड़ा जोखिम था। तो बोले लेकिन फिर भी मुझे अंगदोरजी पर बहुत ज़्यादा विश्वास था, क्योंकि इससे पहले भी वो ये कार्य कर चुके थे और मुझे उनकी चढ़ाई की जो क्षमता थी, जो उनके कार्यशैली थी, उसके बारे में पूरी तरह क्या थी, आश्वस्त थी। और बोले इसी वजह से
मैं उनके साथ चलने के लिए रवाना हो गई, लेकिन उनके अलावा अन्य और कोई व्यक्ति इतनी जल्दी हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। तो बोले हमने और अंगदौर ने दोनों ने सुबह बहुत जल्दी क्या कर दी, एवरेस्ट पर अपनी चढ़ाई क्या कर दी, शुरू कर दी। बोले कि उस समय हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी, ठंड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बोले कि मैंने जो भी कपड़े पहन रखे थे उसमें मैं अपने आप को क्या महसूस कर रही थी, बहुत ही सुरक्षित और गर्म महसूस कर रही थी। बोले अंगदौर जी और हमने स्टार्टिंग में तो अपनी चढ़ाई बिना रस्सी की शुरू करी। अंगदौर जी एक निश्चित गति से क्या हो रहे थे, ऊपर चल रहे थे और मैं भी उनके साथ साथ उनके पीछे पीछे चल रही थी। लेकिन बोले कि जब हम आगे चढ़ने लगे तो बर्फ़ की चट्टानें जो थी वो बहुत ही सीधी हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने एक शीशा क्या कर दिया हो, वहाँ पर बिछा दिया हो। तो बोले पहाड़ अगर टेढ़े मेढ़े हों, उनमें चढ़ने की जगह हो तो बच्चों चढ़ने में कोई इतनी मुश्किल नहीं होती, लेकिन सपाट पहाड़ पर चढ़ना क्या होता है, बहुत मुश्किल होता है। बोले इसकी वजह से हमें उस बर्फ़ को काटने के लिए फावड़े का और जो उनकी स्विस छुरी थी उनका क्या करना पड़ा, इस्तेमाल करना पड़ा, ताकि क्या हो सके हम अपने पैर उन बर्फ़ की चट्टानों के ऊपर अच्छी तरह से क्या कर सकें, जमा सकें। और बोले कि मैंने अंगदौर जी के निर्देशों का पालन करते हुए हर कदम क्या करा, बहुत अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया। कि वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहते थे और उन्होंने इस कार्य के लिए लेखिका को भी क्या ले लिया था, अपने साथ ले लिया था, क्योंकि लेखिका को अंगदौर जी पर पूरा विश्वास था, इसलिए वह उनके साथ साथ क्या होती गई, चलती चली गई। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदौर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा, क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया, नहीं, जिससे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्हें कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर कैंप पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो बोले कि हम जब चलते रहे तो हमने क्या देखा कि हम 2 घंटे में कहाँ पहुँच गए थे, शिखर कैंप पहुँच गए थे। और बोले कि जब अंगदौर जी ने मुझे पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें लगा कि शायद मैं एक महिला हूँ तो मैं थक गई होंगी या हमें थोड़ा विश्राम कर लेना चाहिए। तो उन्होंने मुझसे क्या पूछा कि क्या तुम थक गई हो? और जब मैंने उनको उत्तर दिया नहीं, तो बोले कि वह मेरी साहस और शक्ति को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए, साथ ही वो क्या हुए, खुश भी हुए कि एक महिला होकर मैंने क्या दिखा रखी थी, इतनी हिम्मत दिखा रखी थी। और उन्होंने क्या कहा कि बोले पहले वाले जो शिखर दल था उन्हें वहाँ पहुँचने में कितने घंटे लगे थे, 4 घंटे लगे थे। और बोले कि यदि हम इसी गति से आगे चलते रहे तो हम बहुत जल्दी कहाँ पहुँच जाएंगे, शिखर पर पहुँच जाएंगे। लहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू करी। लहाटू एक नॉयलॉन की रस्सी लेके आया था, इसलिए अंगदौर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लहाटू ने ध्यान दिया कि इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा मैं लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति दशा लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई अब और भी आसान लग रही थी। उनका एक साथी और था, लहाटू, जो उनके पीछे पीछे आ रहा था। और बोले कि जब हमने थोड़ा सा एक जगह आराम करने की सोची तो बोले वो भी क्या हुआ, हमारे पास पहुंच गया। और थोड़ी चाय पीने के बाद, थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर से हमने अपनी चढ़ाई क्या कर दी थी, शुरू कर दी थी। जो लहाटू था वो एक रस्सी लेकर आया था और उसने उस रस्सी के सहारे हमको और अंगदौर जी को आगे चढ़ाया और ख़ुद बीच में उस रस्सी का बैलेंस बनाकर चढ़ने लगा। नॉर्मली क्या होता है, जब हम ज़्यादा ऊंचाई पर जाने लगते तो ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा हमारे शरीर में जानी चाहिए। तो अंगदौर जी ने क्या देखा कि वो जो मात्रा थी वो मेरे अंदर क्या थी, कम थी। तो उसने जो मेरे ऑक्सीजन सिलेंडर की मात्रा थी ऑक्सीजन आने की, वो उसने क्या कर दी थी, बढ़ा दी थी। और मैंने क्या महसूस किया कि बोले जब उसने जैसे ही वो ऑक्सीजन सिलेंडर की मात्रा बढ़ाई तो बोले वैसे ही वो सपाट जो कठिन चढ़ाई लग रही थी मुझे, जो बहुत डिफ़िकल्टी मुझे महसूस हो रही थी, वो अब मेरे लिए क्या हो गई थी, आसान हो गई थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। इस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी।
अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। मेरी सांसें मानो रुक गई थी और मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत ही नज़दीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। कि बोले हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते गए तो बोले वैसे वैसे हवा की गति भी क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। और साथ ही इतनी ऊंचाई पर जो बर्फ़ थी वो भी काफ़ी तेज़ गति से क्या हो रही थी, चल रही थी, जिससे हमें आगे का कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब से हमारी आंखों के सामने से थोड़ा बहुत दृश्यता प्रकट हुई तो हमने क्या देखा कि अब ज़्यादा दूर तक चढ़ाई नहीं है, वो ढलान एकदम क्या हो चुका है, नीचे हो चला गया है। तो बोले यह देखकर ही मेरी सांस मानो क्या हो गई, रुक गई। मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि अब मुझे लगने लगा था कि सफलता हमारे अब बहुत है, क्या है, नज़दीक है। और आखिर वो दिन आ ही गया जिसका मुझे इंतज़ार था। और 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट पर पहुंच चुकी थी, और ऐसा करने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सकें। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ़ के फावड़े से बर्फ़ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ़ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा की, इनको बर्फ़ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे सबसे पहले अपने माता पिता का ध्यान आया। तो बोले कि हम 23 मई को वहाँ पर पहुँच चुके थे, और बोले कि वो जगह, वो जो चोटी थी वो इतनी छोटी थी और वहाँ पर ऐसा स्थान नहीं था कि दो व्यक्ति क्या हो सके, एक साथ सीधे खड़े हो सके। बोले अगर थोड़ी सी भी लापरवाही होती तो हम लोग क्या हो जाते, नीचे गिर जाते। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्विच छुरी की सहायता से और फावड़े की सहायता से वहाँ पर आसपास खुदाई की और अपने आप को क्या करा, सुरक्षित करा कि हम इजीली वहाँ पर क्या हो सके, खड़े हो सके। उसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठ गई। मैंने उस धरती का स्पर्श किया और अपने थैले में से दुर्गा माँ का क्या निकाला, चित्र निकाला, हनुमान चालीसा निकाली, उनकी थोड़ी सी पूजा की, और मैंने उन्हें वहीं पर एक लाल कपड़े में क्या कर दिया, दबा दिया। और इस क्षण में मुझे सबसे पहले अपने माता पिता का ध्यान आया। बोले जिनके आशीर्वाद की वजह से आज मैं इस सफलता को हासिल कर पाई थी। जैसे ही मैं उठी मैंने अपने हाथ जोड़े और अपने रज्जू नेता अंगदौर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। अंगदौर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई दी। उन्होंने मुझे गले लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और बोले कि पहले मैंने भगवान को धन्यवाद दिया, फिर मैंने अपने माता पिता को धन्यवाद दिया, और उसके बाद मैंने अपने दल के नेता अंगदौर जी को धन्यवाद दिया। बोले जिन्होंने मुझे इस चढ़ाई के लिए क्या किया था, प्रोत्साहित किया था, और उनके मार्गदर्शन की वजह से ही क्या हो पाई थी, मैं इस चढ़ाई को सफलतापूर्वक पूरी कर पाई थी। और मैंने अपने जीवन का जो लक्ष्य था वो मैंने क्या कर लिया था, हासिल कर दिया था। बोले मैंने उनको भी बधाई दी, क्योंकि उन्होंने दूसरी बार बिना ऑक्सीजन की सहायता से एवरेस्ट पर फतह हासिल कर ली थी। उन्होंने मुझे गले लगाया और क्या कहा कि बोले कि मैं तुम्हारे इस सफलता से बहुत खुश हूँ, और तुमने मेरे साथ साथ बिना थके, बिना घबराए, बिना किसी रुकावट के अच्छी से चढ़ाई कंप्लीट की। कुछ देर बाद सोनम पुलजर वहाँ पहुँचे। उन्होंने फ़ोटो लेना शुरू किया। इस समय तक लाहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है। अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। बोले उसके बाद जो एक हमारे पास फ़ोटोग्राफ़र था वो वहाँ पहुँच चुका था, जिसने हमारे फ़ोटो लेना शुरू किए। इसके बाद लाहाटू ने हमारे एक नेता कर्नल खुल्लर को हमारे इस सफलता के बारे में बताया, मेरी उनसे बात कराई, और उन्होंने मुझे क्या दी, बधाई दी
कि बोले कि मैं तुम्हारी इस उपलब्धि के लिए, जिन्होंने पहली बार तुमने एवरेस्ट पर क्या कर ली है, फ़तह हासिल कर ली है, इसके लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। और बोले कि देश को भी तुम्हारे माता पिता को तुम पर गर्व है ही है, देश को भी तुम पर क्या होगा, गर्व होगा। और अब जिस संसार में तुम जाओगी वो तुम्हारे पहले छोड़े हुए संसार से एकदम क्या होगा, भिन्न होगा। बोले अब तुम्हें काफ़ी लोग जानेंगे और तुम अब इस संसार में दूसरों के लिए क्या बन जाओगी, प्रेरणा स्रोत बन जाओगी। तो बच्चों, तो हमने जैसा कि इस चैप्टर में पढ़ा कि अगर आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पी हैं तो कोई भी कठिनाई आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने से पीछे नहीं धकेल सकती। जैसा कि हमने बचेंद्री पाल इस चैप्टर में पढ़ा कि उन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना किया, कितनी कठिनाइयों को झेला, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वह दृढ़तापूर्वक अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रही और आखिरकार उन्होंने वो हासिल कर लिया जिसको हासिल करने की दुनिया में सब सपने देखते हैं। थैंक यू।